आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम वन परचेज कंसीडरेशन यूजिंग नेट वर्थ बेसिस। यानी इस वीडियो के अंदर हम एक प्रॉब्लम यानी एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करेंगे नेट वर्थ बेसिस जो मेथड है उसको यूज करके। पहले हम देख लेते हैं कि परचेज कंसीडरेशन किसे कहते हैं। जिस तरह हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा कि परचेज कंसीडरेशन कोई भी अमाउंट है जो कि परचेजिंग कंपनी यानी खरीदार जो कंपनी है वो पे करती है किसको, जिस कंपनी को वो खरीद रही होती है यानी वेंडर कंपनी को। और ये क्यों अमाउंट ये पे करती है, क्योंकि वो उस कंपनी की यानी वेंडर कंपनी की ऑनरशिप ले रही होती है। जिस तरह अगर हम कहें कि सन लिमिटेड है, इसने परचेज किया है मून लिमिटेड को, तो अब सन लिमिटेड जो है वो परचेजिंग कंपनी है जबकि मून लिमिटेड वेंडर कंपनी है। अब जो मून लिमिटेड की ऑनरशिप है वो सन लिमिटेड के पास तो आ जाएगी, लेकिन सन लिमिटेड इसके बदले मून लिमिटेड को क्या देगा, वो ही परचेज कंसीडरेशन होगी। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि नेट वर्थ बेसिस के तहत हम किस तरह किसी भी कंपनी की परचेज कंसिडरेशन निकाल सकते हैं। तो हमने देखा था कि यहाँ पर इस मेथड के तहत परचेज कंसिडरेशन इक्वल होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज के। यानी कि अगर इस एग्जांपल को देखा जाए तो परचेज कंसिडरेशन क्या होगी कि मून लिमिटेड के जितने भी एसेट्स हैं उसमें से उनकी लायबिलिटीज के अमाउंट को लेस करेंगे तो जो बाकी अमाउंट आएगी वही परचेज कंसिडरेशन होगी जो कि सन लिमिटेड को पे करना होगी मून लिमिटेड के ऑनर्स को। तो नेटवर्थ बेसिस को यूज करके परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर हमें बैलेंस शीट दी हुई है। एक अहमद लिमिटेड है और एक फारूक लिमिटेड है एज ऑन 31 दिसंबर 2018 आर गिवन बेलो। तो अब यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर जो लायबिलिटी साइड है उसके अंदर हमें जो है वो शेयर कैपिटल दिया हुआ है अहमद लिमिटेड का 4 लाख रुपए का और फारूक लिमिटेड का 3,60,000 का। इसी तरह जनरल रिजर्व है अहमद लिमिटेड के 75,000 है, लेकिन फारूक लिमिटेड के कोई जनरल रिजर्व नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो प्रॉफिट का जो बैलेंस है अहमद लिमिटेड का वो 38,000 है, फारूक का कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो 72,000 है जो कि हमारी करंट लाइबिलिटीज होती हैं। इसके अलावा अगर डेबिट साइड पर देखा जाए तो प्रीमिसेस हैं यानी इसकी जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो 1,20,000 हमें गिवन है। इसके अलावा गुडविल जो है वो फारूक लिमिटेड की गिवन है 1,20,000। सन्ड्री डेटर्स दोनों कंपनीज की गिवन है। स्टॉक का बैलेंस यानी जो हमारी इन्वेंट्री होती है वो भी गिवन है, बैंक का बैलेंस भी है और फारूक लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आ रहा है जो कि लॉस को शो कर रहा है। इसके अलावा जो हमें फर्दर इंफॉर्मेशन दी गई है, अ न्यू कंपनी स्टार लिमिटेड वाज फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस इंटायरली ऑन द फॉलोइंग अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर ये दोनों कंपनीज जो है वो ख़त्म हो रही हैं और एक नई कंपनी बन रही है स्टार लिमिटेड। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अमालगमेशन हो रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो दो कंपनीज ख़त्म हो रही हैं इनको कोई ना कोई स्टार लिमिटेड जो है वो कंसिडरेशन पे करेगी जो कि हमने जो है वो कैलकुलेट करना होगी। इस क्वेश्चन को आगे मजीद पढ़ लें तो अहमद लिमिटेड की जो प्रीमिसेस की जो वैल्यू है 1,20,000 उसको जो जहाँ पर जब टेक ओवर हुआ तो उसके अंदर उसके लिए जो वैल्यू कंसीडर करनी है वो 1,50,000 है, जबकि डेटर्स जो है वो 90% की वैल्यू से के साथ कंसीडर होंगे और स्टॉक जो है वो 3,15,000 से होगा जो कि यहाँ पर 3 लाख का आ रहा है। इस तरह फारूक लिमिटेड की गुडविल जो है वो 1,60,000 से कंसीडर करना है जो कि 1,20,000 है। डेटर्स टू बी टेकन एट 1,50,000। डेटर्स जो है 1,60,000 के दिए हुए हैं लेकिन परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते वक्त उनको 1,50,000 रुपये पे हम कंसीडर करेंगे और स्टॉक एट ₹75,000 होगा। जैसा कि इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि नेट एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने जो वैल्यूज़ लेनी होती हैं वो जो दो कंपनीज हैं या जो पार्टीज़ हैं वो जो वैल्यू एग्री करते हैं हम वो लेते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट में कुछ वैल्यूज़ और आ रही हैं लेकिन यहाँ पर वैल्यूज़ और गिवन हैं जो कि इन्होंने जो है वो खुद एग्री किए हैं। तो अब इन वैल्यूज़ को लेकर हम जो है वो नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे यानी अपनी परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो अहमद लिमिटेड और फारूक लिमिटेड को जो परचेज कंसिडरेशन दी जाएगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट बनाया है जिसके अंदर हमने अहमद लिमिटेड की जो गुडविल जो परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करनी है उसका कॉलम ये है और इसके अलावा फारूक लिमिटेड की जो हमने परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करनी है उसका कॉलम ये है। तो नेट एसेट्स जब मेथड यूज़ किया जाता है
तो हम जो है वो क्या करते हैं कि एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को लेस करते हैं। तो अब यहाँ पर हम जो है वो अहमद के जो दोनों कंपनीज के एसेट्स हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उनके नाम अगर हम यहाँ पर लिखे तो हमने सारे नाम लिख लिए, प्रीमिसेस, गुडविल, सन्डी डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड और बैंक। अब प्रीमिसेस के जो पैसे हैं, प्रीमिसेस सिर्फ और सिर्फ अहमद लिमिटेड की हैं और उनकी मालियत 1,20,000 बैलेंस शीट में तो शो हो रही है, लेकिन परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें वैल्यू दी हो 1,50,000 है। तो अब यहाँ पर हम जो है वो प्रीमिसेस के लिए अहमद लिमिटेड के कॉलम में ₹1,50,000 लेंगे। इसके अलावा गुडविल है, तो गुडविल सिर्फ और सिर्फ फारूक लिमिटेड की है और जिसकी वैल्यू हमने 1,60,000 लेनी है। तो अब यहाँ पर हमने 1,60,000 लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास सन्डी डेटर्स हैं। सन्डी डेटर्स दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट की फिगर्स भी दी हुई हैं, लेकिन हमने अहमद लिमिटेड के जो डेटर्स देने हैं वो 90% लेना है। किसका जी? 80,000 का। तो यहाँ पर हम जो है वो डेटर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी 80,000 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 100 हम करेंगे तो ये 72,000 जो है वो ये हम डेटर्स कंसीडर करेंगे, जो कि हमें परसेंटेज दी हुई है। इसके अलावा जो फारूक लिमिटेड है उनके डेटर्स की अमाउंट 1,50,000 हमें गिवन है, तो वो यहाँ पर उसी तरह हम लिख देंगे 1,50,000 रुपीज़। उसके अलावा स्टॉक इन ट्रेड का बैलेंस शीट में भी गिवन है, लेकिन हमें जो है वो अलग से दिए हुआ है, जो हमने कंसीडर करना है 3,15,000 और इसके अलावा दूसरी कंपनी का 75,000। तो इन दोनों को हम जो है वो डेटर्स के सामने लिख देते हैं। बैंक का बैलेंस जो है वो वही होगा जो एक्चुअल में बैंक में पैसे हमारे पड़े हुए हैं, 85,000 और 75,000 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हम दोनों कंपनीज के लिख लेते हैं जी। अब यहाँ पर जितने भी एसेट्स थे वो हमने टोटल कैलकुलेट कर लिए। इनका अगर हम टोटल करें तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास अहमद लिमिटेड है, इसके जो टोटल एसेट्स आ रहे हैं वो 6,22,000 के आ रहे हैं, और जो फारूक लिमिटेड है उसके जो टोटल एसेट्स हैं वो 4,60,000। टोटल एसेट्स में से जैसा कि हम देख रहे हैं कि टोटल एसेट्स में से हमने लायबिलिटीज़ लेस करनी है, तो हमारे पास परचेज कंसिडरेशन आ जाएगी। तो अब जो टोटल लायबिलिटीज़ हैं तो हम बैलेंस शीट में जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास एक की जो एक्सटर्नल लायबिलिटी दी हुई है, जिस तरह कि हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि इन लायबिलिटीज़ के अंदर हमारी सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ आती हैं, जो कि हमने थर्ड पार्टीज़ को पैसे देने हैं ऑनर्स के अलावा। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स जिनसे हमने स्टॉक लिया होगा उनको अभी तक हमने पैसे नहीं दिए, तो ये हमारी लायबिलिटी है ए की 72,000 की। सॉरी, यहाँ पर हमने क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक की हुई है कि हमने यहाँ पर बैलेंस नहीं लिखा हुआ सन्ड्री क्रेडिटर्स का। इसका जो बैलेंस है वो 1,20,000 है, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अब जो क्रेडिटर्स हैं यही लायबिलिटीज़ हैं, इसके अलावा और कोई लायबिलिटी हमें नहीं गिवन। तो ये दोनों अमाउंट जो है वो हम यहाँ पर लेस कर देंगे लायबिलिटीज़ के नाम से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं लेस लायबिलिटीज़। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लायबिलिटी दी हुई है जो कि सन्ड्री क्रेडिटर्स है, और इनकी जो अमाउंट्स हैं वो 72,000 है अहमद लिमिटेड का, और फारूक लिमिटेड का 1,20,000 है। ये हमने लेस करना है इसमें से, तो रिजल्टेड जो फिगर होगी वही हमारी परचेज कंसिडरेशन होगी। यहाँ पर हम कैलकुलेट अगर कर लें तो जो टोटल हमारे पास परचेज कंसिडरेशन आ रही है वो हमारे पास जो अहमद लिमिटेड है उसकी जो अमाउंट आ रहा है वो 5,50,000 है, और जो फारूक लिमिटेड है उसके लिए परचेज कंसिडरेशन 3,40,000 होगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसके तहत हमने देखा कि हम किस तरह परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं नेट वर्थ बेसिस को मेथड को यूज़ करके।